सिस्टमिक लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सिग्निफिकेंस दुनिया को बताई। तो इन थिंकर्स में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने एक सब्सटैंशियल अप्रोच दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जिन्होंने कमाल का काम किया इस फील्ड में। उनमें सबसे पहला जो हमारे पास साइंटिस्ट है दैट इज रॉबर्ट ओवन। ही इज अ ब्रिलियंट थिंकर फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो रॉबर्ट ओवन फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज रॉबर्ट ओवन ही वो साइंटिस्ट है, वो थिंकर है जिससे रॉचडाइल पायनियर्स इंस्पायर हुए थे। फाइन, ये वो थिंकर है जिसने कॉन्सेप्ट दिया सेल्फ कंटेन्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज का। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कम्युनिटीज बनाएंगे, ऐसी सोसाइटीज बनाएंगे जो सेल्फ कंटेन्ड हो, उनको एग्रीकल्चरल चीजें वो खुद प्रोड्यूस कर सके और बेच सके। उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज की भी बात की कि हम सेल्फ कंटेन्ड इंडस्ट्री सेमी इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज भी बनाएंगे। सो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का सबसे पहला काम किसका है? रॉबर्ट ओवन का, द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसके बाद देयर इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंकर दैट इज चार्ल्स फॉर। ये आपका ऐसा थिंकर है जिसने पहली बार कॉर्पोरेशन पर एक काम किया है, एक ट्रीटाइज लिखी है, एक बुक लिखी है। द बुक इज अ ट्रीटाइज ऑन डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एसोसिएशन। अ ट्रीटाइज ऑन डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एसोसिएशन कि एक डोमेस्टिक लेवल पर, एक लोकल लेवल पर हम कैसे एग्रीकल्चरल एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में तो एसोसिएशन ही होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में असल में मेंबर्स की एसोसिएशन होती है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें कोऑपरेटिव्स की एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए उसकी सिग्निफिकेंस, उसका मकसद, कैसे काम करेगा, फायदा क्या होगा, वो सारा इस बुक में लिखा गया है। द बुक इज रिटन बाय चार्ल्स फॉर। ये आपके है, इनकी जो ये ट्रीटाइज है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट वर्क्स ऑन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में सबसे पहला काम इन्होंने ही किया है, यानी अपना मटेरियल, अपने पेपर्स पब्लिश किए। उसके बाद we have one more important thinker that is Saint Simon. He is again from France. चार्ल्स भी आपके फ्रांस से हैं, सेंट साइमन भी फ्रांस से है। इन्होंने भी बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हमें दी एसोसिएशन पर। इन्होंने तो सिर्फ एग्रीकल्चरल एसोसिएशन पे काम किया था चार्ल्स ने, लेकिन सेंट साइमन ने बाकी एसोसिएशंस में, बाकी सेक्टर्स में एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए। सो ही इज अगेन अ ब्रिलियंट थिंकर। आफ्टर दैट देयर इज Proudhon advocated mutual aid and tree of credit for the first time. तो उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेशन का एक और मकसद होना चाहिए, एसोसिएशन का एक और मकसद होना चाहिए, क्रेडिट लाइन क्रिएट करने का, म्यूचुअल एड देने का। यानी किसी को पैसे की जरूरत है, कोई एक बंदा उसकी मदद नहीं कर पाएगा, क्यों ना हम एक ग्रुप बनाएं, सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें, फिर उसको मदद करें हम। ये म्यूचुअल एड की बात है। इसको हम कहते हैं ट्री ऑफ क्रेडिट, कि आप एक ट्री ऑफ क्रेडिट बना रहे हो। क्रेडिट यानी आप पैसे दे रहे हो लोगों को। तो उन लोगों को जिन्होंने मिलकर, जो मेंबर्स है इस एसोसिएशन के, जो मेंबर्स है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनमें से किसी को पैसे की जरूरत है, सबका कंट्रीब्यूशन है, सबके पास पैसे आ गए, तो आपने किसी एक बंदे को पैसे दे दिए। ये है आपका ट्री ऑफ क्रेडिट और म्यूचुअल एड, जो प्राउडन का कॉन्सेप्ट था सबसे पहले। उसके बाद देयर इज अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंकर, डलीश। और डलीश ने आपका दो इंपॉर्टेंट चीजें बोली। सबसे पहले उसने क्या कहा कि हमें कोऑपरेटिव का, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का एसोसिएशन है, ये सोसाइटी है, ये हमें हैंडीक्राफ्ट्स में भी करना चाहिए। सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी कॉर्पोरेशन बनाने की जरूरत है। ये हैंडीक्राफ्ट को सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किसने किया? दैट इज योर डलीश। उसके बाद उसने ये भी कहा कि अर्बन लेवल पर, अर्बन एरिया में वी शुड हैव अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स यानी अर्बन एरिया के अंदर हम ऐसे कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए जो क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, जो पैसे देंगे काम करने के लिए। फाइन, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लिया और इसी कॉन्सेप्ट को आगे पहुंचाया एफडब्ल्यू रैफसन ने। रैफसन ने डिलिश का कॉन्सेप्ट लिया। डिलिश ने तो आपको कहा था कि आप सिर्फ क्या करो, अर्बन एरिया में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाओ, अर्बन एरिया में। इसी कॉन्सेप्ट को लिया और रूरल एरिया में पहुंचाया। किसने? रैफसन ने। तो रैफसन ने रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स बनाने का इंट्रोडक्शन दिखाया लोगों को। तो उसने रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की बात की रैफसन ने। फाइन,
So these are some of your thinkers जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया है in the cooperative movement. So the process started from Scotland, then went to France. फ्रांस में फिर इंग्लैंड में रॉचडेल पायनियर्स, दुनिया में रॉचडेल प्रिंसिपल्स वो लेकर आए, उन्हीं प्रिंसिपल्स के हिसाब से आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाई जाती है। फिर इंग्लैंड से वो जर्मनी पहुंचे, जर्मनी से फैलते फैलते पूरे रीजन में, चाहे यूरोप की बात करो, एशिया की बात करो, ईस्ट एशिया की बात करो, अफ्रीकन एरियाज में, यूरेशिया में, हर जगह पर कोऑपरेटिव्स फैलती गई। आज दुनिया में लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़े हुए हैं। 100 करोड़ लोग, यानी 1 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज थिंकर्स एंड दीज रिस्क टेकर्स, इनकी वजह से आज 100 करोड़ लोग इससे फायदा उठा रहे। फाइन, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये हम लेंगे अभी कि आपको समझना है कि कैसे अब फॉर एग्जांपल अलग अलग एरिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रही है, स्कॉटलैंड से फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, फिर एशिया में, इंडिया में, फाइन, सब कॉन्टिनेंट में, फिर अफ्रीकन रीजन्स में। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक्सपेंशन हुआ इससे, फाइन, एक्सपोनेंशियली एक्सपेंशन हुआ इसका। उसके बाद ये कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया भी आती है और इंडिया में भी इसकी शुरुआत होती है। फाइन, अब ये आपको एक चीज समझनी है कि इंडिया में आने से पहले आपको पहले समझना है, अब ये अलग अलग रीजन्स में कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रही है, लेकिन इन अलग अलग रीजन्स में कोऑपरेटिव मूवमेंट चल तो रही है, लेकिन इनका एक बेसिक कॉमन थ्रेड होगा, इनकी एक बैकबोन होगी, और वो बैकबोन क्या है? वो बैकबोन है आपके रॉचडेल प्रिंसिपल्स। फाइन, तो रॉचडेल प्रिंसिपल्स को अब हम देखेंगे। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रॉचडेल प्रिंसिपल्स का। ऑलराइट गाइस, तो हमें अब रॉचडेल प्रिंसिपल्स समझना है। तो रॉचडेल प्रिंसिपल्स है क्या और कैसे आज भी दुनिया भर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। इनमें से मेजॉरिटी जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऑलरेडी कवर किया है। यहां पर अब हम उसको थोड़ा डिटेल में लेंगे। सो हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो भी कैरेक्टरिस्टिक देखा अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर क्यों थे? The answer to that question is, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स तब नजर आते हैं जब वो रॉचडेल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। जबकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन प्रिंसिपल्स पे चलती है, तभी हमें वो कोऑपरेटिव में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, और कैसे इन्हीं प्रिंसिपल्स को आज भी फॉलो किया जाता है, इसका एक इवॉल्व्ड वर्जन फॉलो किया जाता है जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने बनाया है। फाइन, तो वही हम देखेंगे। आपका सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या है, जो असल में एक रॉचडेल प्रिंसिपल है, जो रॉचडेल पायनियर ने दिया था इंग्लैंड में। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी मैंने आपको बोला था, पहला ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था जब वॉलंटरी एसोसिएशन का। अब यहां पर ये पहला प्रिंसिपल है जो रॉचडेल ने दिया, इसको हम रॉचडेल प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस फर्स्ट प्रिंसिपल में आपके पर्टिकुलर रीजन में कुछ लोग हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसी जगह का कोई एक और बंदा इसका हिस्सा बनना चाहता है, इसमें जुड़ना चाहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर रहना चाहता है, ऐसे इंडिविजुअल को आप डिनाई नहीं कर सकते हो उसको मेंबरशिप। आप नहीं कह सकते ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट, ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट सेक्स, इसमें कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, इसमें कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है। ऐसे बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। You cannot discriminate on the basis of caste, religion, creed, for example, disability, or any of these other, discriminating criterias. So, कोई भी आना चाहता है and he wants to become the member of cooperative society, you cannot deny the membership. But आपकी particular cooperative society में there can be your particular rules and regulations. सो आपने फॉर एग्जाम्पल एक रूल रखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसको भी आना है 1 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सो दैट इज अ रूल, दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी।
वो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे कि ये व्हाइट है, ये काला है, ये सफेद है, तो काले को अलाउ नहीं करेंगे, सफेद को अलाउ करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने एक स्टैंडर्ड रखा है कि 1 लाख रुपए जो देगा वही मेंबर बनेगा, ये हम कर सकते हैं। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होती है। आप जो है इररेस्पॉन्सिबल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। फाइन। तो ऐसे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल रखा कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वही मेंबर बन सकता है जो इसी जगह का है, क्योंकि वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है, वो इस जगह के लिए अच्छी सलाह दे सकता है और वो इस जगह के लिए जेन्युइनली कंसर्न्ड होगा। तो ऐसे लोगों को आप रखना चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो ये रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है, अलाउड है। पर आपकी ऐसे बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, सेक्स, डिसेबिलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। तो यू हैव टू बी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी। उसके बाद देयर हैज टू बी मोटिवेशंस एंड रिवॉर्ड्स। ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने इसमें एडिशन किया है। ये ओरिजिनल रॉचडेल प्रिंसिपल में नहीं था, बट इट वाज एडेड लेटर। तो इसमें क्या है? मोटिवेशंस एंड रिवॉर्ड्स। अब देखिए, कोई भी मेंबर बनना चाहता है, उसकी कुछ पर्टिकुलर मोटिवेशन होगी। Whether the motivation is altruism, जहां पर the person is coming in और he wants to work for the benefit of the society at large. कोई आना चाहता है इसलिए आ रहा है बिकॉज उसको कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, उसको कुछ फायदा मिलेगा। तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में दोनों अलाउ करने हैं। जो मोटिवेशन के लिए आना चाहता है, जिसकी कुछ मोटिवेशन है कुछ करने की, और आपको रिवॉर्ड भी देने पड़ेंगे बिकॉज फाइनेंशियली जिसको रिवॉर्ड मिलेगा उसमें उसको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम करने के लिए। सो देयर हैव्स टू बी मोटिवेशंस एंड रिवॉर्ड्स इन दीज वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो दैट इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और द रॉचडेल प्रिंसिपल इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपने क्या रखा था इसमें? रॉचडेल ने कहा कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे, इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन रखेंगे कैपिटल का। क्या सपोज मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 लोग हैं, 10 लोग बराबर पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, 10,000 10,000 10,000 10,000, सबने एक जैसा पैसा कंट्रीब्यूट किया तो सबको एक जैसे वोटिंग राइट्स मिलेंगे। तो 1 मैन 1 वोट वाला जो थंब रूल था वही फॉलो किया जाएगा, वही डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में आपके रॉचडेल प्रिंसिपल नंबर 2 में यह बताया गया है कि यू हैव टू हैव एन इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, जिसकी वजह से हर एक को अपना वोटिंग राइट बराबर मिलना चाहिए। 1 मैन 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट है आपका वही फॉलो करना है। तो रॉचडेल ने 1844 में यह कॉन्सेप्ट रखा था कि हमें इस तरीके से चलना है, हर एक का अपना अपना से होगा, अपना अपना वोट होगा। So that is the second principle. The third principle is member economic participation. Member economic participation. Member economic participation का मतलब है कि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं, आप कोई एनजीओ नहीं चला रहे ऐसी जो चैरिटेबल है, आप कोई चैरिटी वर्क नहीं कर रहे हो, आप काम करना चाहते हो। इसके लिए जो लोग इसका मेंबर बनेंगे उनको इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनको कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तब जाके वो मेंबर बन सकते हैं। फाइन। तो जब तक कि वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा, जब तक कि वो कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तब तक वो सीरियस नहीं कंसिडर किया जा सकता। आजकल हम देखते हैं मार्केट में फॉर एग्जांपल जो ये शादी.com है, या जो ये अभी फॉर एग्जांपल यू नो जो मैरिज ब्यूरोज होते हैं, जो लड़का लड़की का मैरिज पूरा संभालते हैं या लड़का को लड़की से मिलाते हैं, तो ऐसे जो मैरिज ब्यूरोज होते हैं ये क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इनको अब इनके पास कोई रिश्ता आया, कोई लड़का आ गया, उसको अब फॉर एग्जाम्पल शादी करनी है, तो ये आमतौर पर किसी भी लड़के को मेंबरशिप नहीं देते हैं अपनी ब्यूरोज की। वो उसी लड़के को मेंबरशिप देंगे जो आपको पैसा देगा मेंबर बनने के लिए। किसी के लिए 10,000, किसी के लिए 20,000 देना पड़ता है, तब वो मैरिज ब्यूरो का हिस्सा बनता है, फिर उसके लिए रिश्ते ढूंढे जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया और उसने बोला कि मेरे लिए रिश्ता लेके देखो। तो ऐसे लोग ऐसे लोग नॉन सीरियस भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने हैं जिसके एक फुल्ली फर्निश्ड गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस हिसाब से चलने के लिए यू नीड टू हैव सीरियस पार्टिसिपेशन. You need to have serious, you need to get included
इन द मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऐसा करने के लिए यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट। तो कंट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, रॉचडाल प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए। फाइन। उसके बाद there is fourth important principle, that is autonomy and independence। तो रॉचडाल प्रिंसिपल ने, रॉचडाल पायनियर्स ने ये पहले ही बताया कि कुछ भी हो जाए हम अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इस पर जैसा हम चाहेंगे वैसे ही काम करना है। फाइन। हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, हम 28 लोग हैं, हम 28 लोगों का एक पर्टिकुलर विजन है, हम उस विजन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अपने ऑब्जेक्टिव पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस रहना है। अब हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट कंट्रोल में है, अब इन्होंने अगर किसी से कर्जा लिया तो कर्जेदार के कंट्रोल में हो जाएंगे। लेकिन रॉचडाल पायनियर्स ने कहा कि चाहे आप गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक करो, चाहे आप किसी क्रेडिट सप्लायर से, किसी मनी लेंडर से पैसा लो, उसके बावजूद आपको अपने टर्म्स पे ही रहना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ऐसे एसोसिएशन कर तो रहे हो गवर्नमेंट के साथ या बैंक्स के साथ, लेकिन फिर भी आप ऑटोनोमस हो। फाइन। तो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। द फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, द रॉचडाल प्रिंसिपल, इज एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। यानी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनेगा वो मेंबर तो बनेगा ही, काम तो करेगा ही, लेकिन उसकी कंटिन्यूअस एजुकेशन भी होगी, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग भी होगी, to become relevant for the current present situation। तो अगर आपकी इकोनॉमी तेजी से बदल रही है और आप वहीं के वहीं हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगा। लॉन्ग टर्म आप काम नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म आप गायब हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि आपने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग अपनी नहीं की, नए नए स्किल्स एक्वायर नहीं किए, नई एजुकेशन एक्वायर नहीं की। तो इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग, रॉचडाल पायनियर्स ने कहा कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कंपलसरी होगा हर एक को एजुकेट करना, हर एक को ट्रेन करना। उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी करना, यानी लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको बताना कि कोऑपरेशन से क्या फायदे हैं, जनरल पब्लिक तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ये एक मकसद है, एक प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, जो कि रॉचडाल पायनियर्स ने दिया था। नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स। मतलब जो आपकी डिफरेंट कोऑपरेटिव्स है, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग मकसद के लिए काम कर रहे हैं, पर क्योंकि वो एक कोऑपरेटिव है, हमें आपस में भाइयों की तरह रहना है, हमें एक फैमिली की तरह रहना है। तो कोऑपरेटिव्स के अंदर कोऑपरेशन होनी चाहिए। सो अलग अलग कोऑपरेटिव्स के अंदर, ये अलग अलग कोऑपरेटिव्स है, इन अलग अलग कोऑपरेटिव्स के अंदर कोऑपरेशन होनी चाहिए। यह है आपका सिक्स्थ प्रिंसिपल, सिक्स्थ रॉचडाल प्रिंसिपल। और ये सिक्स्थ प्रिंसिपल ही है आपका जिसकी वजह से कोऑपरेटिव यूनियन बनती है, कोऑपरेटिव फेडरेशन बनती है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बनता है। ये क्यों बनता है? बिकॉज ये अलग अलग कोऑपरेटिव्स दुनिया भर में जो फैली हुई है, हमें इन सब के बीच में क्या चाहिए? हमें इन सब के बीच में कोऑपरेशन एनहांस करनी है। वो करने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे वो बॉडी बन कैसे गई फिर। So that is your cooperation among cooperatives. And final important principle is concern for community. Concern for community. This is a cooperative society in a particular community. आपका जो भी मकसद है, लेकिन your seventh principle has to be, आप concerned होने चाहिए कि overall betterment, sustainable development कैसे होगी पूरी community की। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद ही एसोसिएशन का है, कोऑपरेशन का है, और कोऑपरेशन आपका तब आपको अपने जेनिथ तक पहुंचाएगा जब आपके साथ साथ पूरी कम्युनिटी डेवलप होगी। तो यू विल हैव टू हैव अ कंसर्न फॉर द कम्युनिटी एज अ होल। तो ये है आपके 7 इंपॉर्टेंट रॉचडाल प्रिंसिपल्स जो हमने आज के लेक्चर में कवर किए। अगले लेक्चर में विल कंटिन्यू द सेम। तो हम कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ रहे हैं,
कोऑपरेटिव मूवमेंट में वी लुक्ड एट स्कॉटलैंड से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड, इंग्लैंड से जर्मनी, देन वी लुक्ड एट सम थिंकर्स, और फिर रॉथस्चाइल्ड प्रिंसिपल्स। अगले लेक्चर में विल बी continuing the same, or फिर we'll start the history of cooperative movement in India. Thank you so much. Bye bye.